बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ रक्त और हमारा शरीर। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर हमारे पाठ का नाम क्या है? रक्त और हमारा शरीर। आप ध्यान दें, दिव्या अनिल की छोटी बहन है। कौन है दिव्या? अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। तो बच्चों, यहाँ पर जो है दिव्या कौन है? अनिल की छोटी बहन है, जिसे काफ़ी दिनों से थकान महसूस हो रही है। वैसे तो वो पहले से ही कमज़ोर है, लेकिन आजकल ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है और उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा है। वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या कहा कि पहले इसकी खून की जांच होनी चाहिए। तो इसलिए डॉक्टर ने उसको जो है पास के कमरे में जांच के लिए भेजा। तो वहाँ पर जो है अनिल को एक अपनी जान पहचान की डॉक्टर दीदी मिल गई। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ, क्या बातचीत हुई उनकी आगे। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। और आपने देखा किस प्रकार से रक्त की जांच के लिए स्लाइड पर जो है एक दो बूंदें लगा दी वहाँ पर स्लाइड पे। और उसके बाद क्या कहा अनिल को कि आप जो है कल रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। देख रहे हैं ना यहाँ पर दिव्या, अनिल और डॉक्टर दीदी बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं बच्चों किस प्रकार से यहाँ पर जो है इनकी बातचीत चल रही है। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है, चिंता की कोई बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर दीदी ने क्या बीमारी बताई थी दिव्या को? एनीमिया। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। अनिल ने क्या पूछा कि दीदी ये एनीमिया क्या होता है? क्योंकि अनिल को पता नहीं था कि एनीमिया क्या होता है। बच्चों, आपको मालूम है क्या एनीमिया क्या होता है? यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। तो डॉक्टर दीदी ने क्या कहा कि यह सब जानने के लिए आपको रक्त के बारे में, रक्त का मतलब क्या होता है, खून के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। तो डॉक्टर दीदी ने क्या कहा कि दिखने में तो रक्त जो है लाल दिखता है और एक तरल पदार्थ की तरह दिखता है, लेकिन यह जो है भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। यानी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह है जो तरल है, जिसे कि हम प्लाज्मा कहते हैं, और दो भाग बताए रक्त के। मोटे तौर पर दो भाग बताए। एक भाग जो कि तरल होता है, लिक्विड के रूप में जो होता है, उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा। दूसरा वह है जिसमें छोटे बड़े तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें बिंबाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फॉर्म किया, फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। तो दीदी ने क्या किया, उसके बाद जो है अनिल को भी सूक्ष्मदर्शी के नीचे जो एक स्लाइड लगा के दिखाया कि किस प्रकार से जो रक्त के कण होते हैं वो दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं ना, डॉक्टर दीदी जो है यहाँ पर जो है रक्त की जांच कर रही है। इसके बाद बच्चों, स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा। कौन? अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हैं। तो बच्चों, यहाँ पर देखें आप, रक्त के कण जो है, छोटे छोटे रक्त के कण कैसे दिखाई देते हैं सूक्ष्मदर्शी में? जैसे कि बालूशाही। देखिए आपने मिठाई बालूशाही, तो बालूशाही की तरह दिखाई देती हैं। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल।
यानी बीच में दबे हुए, आप देख रहे हैं ना वहाँ पर बीच में गड्ढा सा बना हुआ है। तो इस प्रकार से रक्त कण होते हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। क्या बच्चों आप मान सकते हैं इतने सारे कण मिलेंगे? मिलते हैं बच्चों। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। आप ध्यान रखें, जो रक्त कण होते हैं इनका जीवन काल लगभग कितना होता है? 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी और बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। बच्चों, रक्त के कण कहाँ बनते हैं? जो हड्डियों के बीच में जो मज्जा वाला भाग है उसमें जो है रक्त कणों को बनाने के बहुत सारे कारखाने होते हैं हमारे शरीर में, जिनमें कि रक्त कण बनते रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हैं। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। इसलिए तो कहते हैं बच्चों कि आप हरी सब्जियां खाया करो। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण नहीं बन पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इस कमी को ही एनीमिया कहते हैं। तो बच्चों, एनीमिया किसे कहते हैं? रक्त में लाल कणों की कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। तो बच्चों, आप ध्यान रखें, साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं हाथ धोते हुए, तो इसी प्रकार से खाना खाने से पहले आप हाथ धोएं और खाना खाने के बाद भी हाथ धोते ही हैं आप। साफ़ सफाई का ध्यान रखें, नंगे पैर जो है ना चलें कहीं भी इधर उधर। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई। अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? तो अब अनिल का अगला सवाल होता है कि दीदी, आपने कहा था लाल रक्त कणों के सिवाय शरीर में सफ़ेद रक्त कण भी होते हैं, तो उनका काम क्या होता है? आपको मालूम हो गया ना बच्चों कि लाल कण का क्या काम होता है। लाल कण जो हमारे शरीर को जो है तंदुरुस्त रखते हैं। और यहाँ पर जो सफ़ेद कणों की बात हो रही है, तो दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणु को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि ये बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो सफ़ेद कणों का कार्य आपने देखा यहाँ पर कि वो हमारे शरीर को किस प्रकार से रोगाणु से रक्षा करते हैं। और बिंबाणु का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। आपने देखा होगा ना, कई बार हमारे शरीर से रक्त बहने लग जाता है जब चोट लगती है, तो क्या होता है उसके बाद थोड़ी देर बाद रक्त का आना बंद हो जाता है, बहना बंद हो जाता है। तो किस कारण से होता है बच्चों? ये होता है बिंबाणु के कारण। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी, लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, तो जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। तो बच्चों, आप भी ध्यान रखें, कभी अगर
कहीं पर जो है हल्की फुल्की चोट लग जाती है या कहीं पर रक्त बहना शुरू हो जाता है तो उसमें क्या करना चाहिए, कपड़ा बांध देना चाहिए ताकि वहाँ पर जो है दबाव पड़े और रक्त का रुकना शुरू हो जाए, यानी कि रक्त बहना बंद हो जाए। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक साथ नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। अब आगे यहाँ पर जो है अनिल और डॉक्टर दीदी की बात हो रही है कि रक्त समूह जो है 4 प्रकार भागों में बटा हुआ है और ज़रूरत पड़ने पर जिस व्यक्ति को जिस समूह का जो है रक्त की आवश्यकता होती है वही रक्त उसको दिया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा कि यदि उस समूह का कोई व्यक्ति नहीं मिले तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो ऐसी आपातकाल की स्थिति ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। तो डॉक्टर दीदी बोलती है कि ऐसी स्थिति के लिए आपातकाल जब होता है ऐसा कि किसी व्यक्ति का रक्त ना मिले, उस समूह का व्यक्ति ना मिले, तो ऐसी स्थिति के लिए जो है आपातकाल ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है, यानी कि जो ब्लड बैंक होते हैं बच्चों, उनमें जो है हर प्रकार का खून, हर समूह का खून वहाँ पर मिल जाता है। और हर बड़े शहरों में, बड़े अस्पतालों में ऐसे ब्लड बैंक पाए जाते हैं। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। लेकिन बच्चों, आप ध्यान रखें इस बात का कि रक्त कहाँ से आता है। जो ब्लड बैंक होते हैं उनमें लोग रक्तदान करते हैं और तभी जाके वहाँ पर रक्त इकट्ठा होता है। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। और बच्चों, आप समझ गए यहाँ पर कि रक्तदान कौन कर सकता है? 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो व्यक्ति होते हैं और स्वस्थ हों, जिनके शरीर में कोई बीमारी ना हो, वही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है और एक व्यक्ति से लगभग एक समय में 300 मिलीलीटर 300 ml ही रक्त लिया जा सकता है। रक्त का मतलब आप समझ रहे हैं ना, खून लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। बच्चों, हमारे शरीर में कितना होता है? लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान करूंगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो बच्चों, इस प्रकार से आपका ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। आज के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।